नमस्ते दोस्तों। 2008 का हत्याकांड आप लोगों को शायद ही याद होगा, जिसने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इसमें 3 मुख्य किरदार थे। पहला, मारिया मोनिका सुसाइराज, कन्नड़ एक्ट्रेस थी जो हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने में मुंबई पहुंची थी। नंबर 2, लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू, मारिया के बॉयफ्रेंड जिनसे उनकी सगाई होने वाली थी। नंबर 3, नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था और मारिया से प्यार भी करता था। 2008 के मई की बात है। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी जीएफ और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज की घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीते, फिर दिन और फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिलती है। नीरज को ढूंढने के लिए पूरी शहर भर में पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन नतीजे का नाम शून्य था। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। उस एक कॉल ने पूरी विभत्स हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज की। फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई परेशान था। नीरज की हत्या हुई थी, उनकी लाश के सामने हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू से जानते हैं। मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाइराज बचपन से ही नाच गाने में अव्वल थी। पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम के कर्मचारी थे। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन परिवार उसके खिलाफ था, क्योंकि परिवार को पसंद नहीं था कि वो डांस करे लोगों के सामने या फिर एक्ट्रेस बने, क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। लेकिन घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं, तो वो मैसूर का अपना घर छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। बेंगलोर में लगातार प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में जगह मिल जाती है। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड फिल्म झूठ में काम मिला। फिल्म के लिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इस एक काम के बाद उन्हें चंद और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, लेकिन मारिया रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे भारत में पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उन्हें काम मिलना शुरू हुआ तो उन्हें मुंबई का रुख किया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई जाया करती थी। एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शोज का हिस्सा रह चुके थे। साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान उनकी मुलाकात नीरज से होती है। मारिया ने उनके साथ नंबर एक्सचेंज की और फिर दोनों की बात होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने की में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है जिससे उन्हें काम मिल पाए। मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और बालाजी टेलीफिल्म में ऑडिशन अरेंज करवाया। वो इन ऑडिशन के लिए अक्सर मुंबई आया करती थी। समय के साथ मारिया और नीरज से ज्यादा घुलने मिलने लगी, जबकि वो पहले से ही मैसूर के रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिनसे उनकी सगाई भी हो चुकी थी। जेरोम इंडियन आर्मी में थे और उस समय पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने के लालच में और काम मिलने के ख्वाब देखते हुए मारिया ने नीरज को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से रिलेशनशिप में है। समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है और एक रोज मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी। दोनों की दोस्ती इतने महीने तक जा चुकी थी, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिल रहा था। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि कन्नड़ एक्सेंट के कारण मारिया का ऑडिशन रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन मारिया को ठेस न पहुंचे, इसलिए वो अक्सर उनके सामने काम न मिलने के लिए नए नए बहाने बना दिया करते थे। नीरज के घर में रहते हुए मारिया की उनके दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी कि कहीं नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ये कास्टिंग काउच की तरह तो नहीं है। दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच जब भी मारिया उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से बात करती थी तो नीरज का जिक्र होने पर बस यही कहा करती थी कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वे उन्हें दोस्त मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। करीब 1 हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सेलेंटियर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया था। 7 मई 2008 की बात है।
मारिया को नीरज का फ्लैट छोड़कर मड़ाल स्थित फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि मारिया की शिफ्टिंग में मदद करवाने जा रहे हैं। करीब 10 बजे वो घर से निकल गया। अगली सुबह नीरज के दोस्त उन्हें नंबर पर कॉल करते रहे, लेकिन कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने उनके दोस्त लाल को बताया कि नीरज रात 1:30 बजे घर से निकल चुके थे और हड़बड़ी में फोन उनके फ्लैट पर छोड़ गए। कुछ घंटे और बीते, लेकिन नीरज ना फ्लैट पर आए और ना ही फोन लेने पहुंचे। नीरज से बात न होने पर उनके परिवार और काम से जुड़े लोगों को उनके दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार लाल 8 मई की शाम मारिया के फ्लैट पहुंचे, जहां उन्होंने मारिया से पूछा कि किसके साथ निकले हैं, तो वो जवाब में कुछ न दे सकी। आखिरकार दोनों ने सोच विचार करके मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नीरज का फोन जब्त कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मामले में उनके करीबियों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। 2 दिनों के बाद उनके परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई आ पहुंचे थे। चंद दिन 2 हफ्तों में बदल गए, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिलती है। उनके परिजनों ने उनके पोस्टर छपवाए, जिसमें पता बताने वाले को इनाम की घोषणा भी की गई, जिसकी संख्या थी 1 लाख रुपए। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले में जुड़े लोगों को कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। रिकॉर्ड में सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज के फोन पर एक कॉल आया था, जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसाई राज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक हुआ बिना उनके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया का कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो नतीजा चौंका देने वाला था। 8 मई से 20 मई के बीच मारिया और उनके बीएफ जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये कोई आम बात नहीं थी दोस्तों। कॉल रिकॉर्डिंग और जेरोम के उस रात मुंबई में ही होने से पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो जाता है। इस सिलसिले में मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मारिया ने बयान में वही कहानी बताई जो उन्होंने पहले बताई थी। वही जेरोम ने कहा कि वो आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। पुलिस ने आर्मी सेंटर से जेरोम के बयान को कंफर्म किया। हालांकि उन्होंने शक के बिना पर जांच जारी रखी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने चौंका देने वाले खुलासे किए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उनका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी भरकम सामान दिखे थे। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी कर ली। मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट जाती है। मारिया ने जो खुलासे किए वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मारिया ने इकबाल जुर्म कर बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग की मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज सुनी तो वो भड़क गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। जेरोम मैथ्यू को गुस्सा होते देख मारिया ने उन्हें समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद करने आया है। डिनर के बाद वो उसे चलता कर देगी। जवाब में जेरोम ने कहा कि अगर नीरज उसके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई को मारिया के फ्लैट पर ही डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजाई जाने लगी। हड़बड़ाहट में जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि जेरोम दरवाजे पर खड़ा था। उन्हें देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उनके घर पर ही था। जेरोम फ्लैट के अंदर घुस आया। मारिया ने उन्हें बेडरूम में जाने से रोका, लेकिन जेरोम ने उन्हें धक्का दे दिया। जैसे ही जेरोम कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज उनके बिस्तर पर थे। ये देखते ही उनके नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जेरोम झगड़े के बीच किचन से चाकू ले आया, जिसमें उन्होंने नीरज पर कई वार किए। जेरोम के कपड़े खून से सन चुके थे। कमरे में हर तरफ खून के छींटे लगे थे। धीरे धीरे नीरज की सांसें थम गई और नीरज की मौत हो जाती है। खून को साफ किया, चादर पर्दे हर चीज बदली गई। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उनके कमरे में पड़ी रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसे एक बैग में डालते हैं और धारदार चाकू लेते हैं। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गांव की तरफ निकले। रास्ते में पेट्रोल खरीदकर सुनसान जगह जाकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय लाश के टुकड़े टुकड़े ठिकाने लगाने निकले थे, उस समय नीरज का फोन मारिया की जींस की जेब में था। उन टुकड़ों को आग लगाई जा रही थी, उस समय मारिया की जींस की जेब में था नीरज का फोन। रास्ते में नीरज का फोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फोन निकाला था। जिस समय गलती से उनका कॉल रिसीव हो गया।
वो एक कॉल ही इस हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हुई थी। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छिपाने और हत्या करने में भागीदारी होने पर 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि जेनू मैथ्यू को 10 साल की सजा सुनाई गई। मारिया को महज 3 साल की सजा होने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतरे और मारिया की सजा बढ़ाने की मांग करने लगे। हालांकि कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। रिपोर्ट्स ये भी रही कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर मिला था, हालांकि वो शो का हिस्सा नहीं बनी। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले शिकायत दर्ज हुई है और इस तरह मारिया ने देश भर में पहचान तो बनाई, लेकिन इसका कारण हत्याकांड था।